अगर आप वर्स्ट सोच के भी चल रहे हैं तो उसको भी, उसमें भी आप एक अगर पॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर दें कि अगर मेरा नहीं भी होता है तो भी मुझे इसका फायदा कहीं ना कहीं और दिखेगा, तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है और उन्हीं सब में से कुछ लोगों का रिजल्ट लकीली निकल जाता है, तो ये मान के चलना है कि इट्स नॉट समथिंग जो कि आपके प्रेपरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट्स जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, ये बस हो रहा है सबके साथ। और इसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना है और इसको हावी नहीं होने देना है। अगर नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू कीप वन सेल्फ बिजी इन प्रेपरेशन। और अभी जो एग्जाम आने वाली है 10 दिन में, तो अब क्योंकि अभी सब सारे एस्पिरेंट्स ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं, अभी ना सोचने का कुछ रहता है, दिमाग में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है। तो जो डर भी है उसको हटाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप कुछ भी उठा लो और अब बस पढ़ते रहो। और अब बस 10 दिन है तो अब बस पढ़ना ही पढ़ना है। और बस ये देखना है कि इस 10 दिन में कुछ ऐसा नहीं करना है आउट ऑफ नर्वसनेस या फिर एंजाइटी कि वो आपका पिछले 10 महीने का हैम्पर हो जाए प्रेपरेशन। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है, थोड़ा सा दिमाग को ट्रिक करना है, थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करना है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, और उसके बाद तो फिर रिजल्ट आ ही जाएगा। तो बस कुछ महीने तक और इस चीज को कंटिन्यू करना है। हाय व्यूअर्स, आज हमारे साथ आरबीआई ग्रेड बी 2022 एग्जाम में सिलेक्टेड एक कैंडिडेट है जो आखिरी की तरह लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे थे एंड उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। सो हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे एंड एग्जाम क्योंकि अभी ड्यू है 9 जुलाई को होना है। तो उनके जो भी इनपुट्स रहेंगे, आई मीन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं वो। आप उनकी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि हर किसी का जो स्ट्रगल की जर्नी होती है तो वो बाकी लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो आप उनसे वो सुनना कि उन्होंने क्या गलतियां की, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स रही हैं, ठीक है? वहां से भी आप बहुत सारे इंसाइट ले सकते हो। सो हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं अभी। हाय स्नेहा। हाय सर। सबसे पहले तो ये बताओ आप कि बाकी लोग जो कि ये वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे बाद में, तो अ, उनकी सारी एफर्ट अभी इस पे जा रही है कि वो इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हों, राइट? बट आप वहाँ पे बैठी हो भी, तो आप सबसे पहले तो अपना एग्ज़ाम का जो पूरा फेज था आपका, प्रिपरेशन की जर्नी थी आपकी, आप उसके बारे में बताओ। एंड अब वहाँ पे जाके आपको भी कैसा लग रहा है? क्या वो जो एफर्ट्स, क्या वो स्ट्रगल वर्थ है अभी वहाँ पे जाने के बाद? सर डेफिनेटली वर्थ है। और ऐसा होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक हर एस्पिरेंट को डाउट होता है, और राइट। हर एस्पिरेंट यही सोच रहा होता है कि उसका नहीं होगा। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था, रिजल्ट निकलने के दिन तक मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मे बी मेरा ना हो। और जब निकला तब जब हम रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि जो स्ट्रैटेजी हमने रखी थी या जो शॉर्टकट्स हमने लिए थे कहीं, वो एक्चुअली सही डायरेक्शन में जा रहे थे, एंड इस वजह से रिजल्ट निकल पाया। राइट। तो अब अगर मैं पहले देखूं कि मैंने क्या कैसे पढ़ा और क्या क्या चीजें छोड़ी हैं, मैंने कैसे सिलेक्टिव होके पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि हाँ, दैट वाज इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर किसी को मैं गाइड करना चाहूंगी उसके रिगार्डिंग, तो आई डेफिनेटली मोटिवेट देम कि वो मेरे प्रेपरेशन से कुछ सीख पाए, राइट। एंड मे बी दैट विल गिव देम द राइट डायरेक्शन फॉर द रिजल्ट्स। ओके। सो आपके जर्नी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताओ कि हु द रियल स्नेहा इज, आपकी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एंड वहाँ से फिर आपने कैसे सोचा कि आपको आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करनी है? आई मीन बहुत सारे और भी एग्जाम्स हो सकते थे, वाई आरबीआई? ये आपने डिसीजन कैसे लिया? और जो भी आपको हर्डल्स लगी उस समय कि हाँ मेरे मेरे प्रिपरेशन में ये चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करना पड़ेगा तभी फिर ये एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो सकती है, राइट? तो थोड़ा आप इसके बारे में बताओ। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स ऑनर से। ओके। और क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमेशा से मेरा इंटरेस्ट था, तो इकोनॉमिक्स फाइनेंस इस फील्ड में मुझे जाने का मेरे दिमाग में था कि मैं इसी फील्ड में जाना चाहूंगी करियर बनाने के लिए। ओके। लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आरबीआई की कोई एग्जाम होती है। और आई थिंक लास्ट ईयर, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, और वो कोविड का भी टाइम था, तो उस वक्त मैंने देखना शुरू किया कि अब यहाँ से आगे क्या करना है। क्योंकि मुझे आगे पढ़ाई करने से ज्यादा एक जॉब लेने में मुझे था कि मैं पहले एक जॉब ले लूं।
तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें मैं अपने इकोनॉमिक्स के नॉलेज को थोड़ा सा यूज कर पाऊँ, या फिर जिससे मैं फाइनेंस के टच में रहूँ। तो राइट। वैसे मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे एक एक एग्जाम मिला। और क्योंकि वो कोविड का लॉकडाउन का समय था, तो मैं अपने भैया के साथ रहती थी, एंड सिंस ही वाज आल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट, तो उनके वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी गाइडेंस ऐसे मिल रही थी इकोनॉमिक्स को लेके। और जो करंट अफेयर्स होता है ये सब को लेके थोड़ा बहुत कभी कभार डिस्कशन हो जाना, या फिर थोड़ा बहुत गाइडेंस उनसे मुझे मिल रहा था। तो ऐसे करते करते आई मेड अप माई माइंड कि अब मैं आरबीआई के लिए प्रेपरेशन करना शुरू करूंगी। एंड बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, आरबीआई के लिए मुझे थोड़ा सा एक स्पेशल अट्रैक्शन था कि आरबीआई जो है, मतलब मेरे लिए वो काफी प्रेस्टिजियस था। तो मुझे लगता था कि दैट वुड बी द परफेक्ट फिट एज पर माय क्वालिफिकेशंस एंड माय एफिनिटी। तो उसके बाद मैंने प्रेपरेशन शुरू की थी इन 2021, अराउंड अप्रैल या मई में। अ, तो मैंने स्टार्ट किया था। पहले तो मैंने एक बार अच्छे से सिलेबस पहले ही देखा। मैंने देखा कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे ग्रेजुएशन में मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, राइट। और कौन सी चीजें नई है मेरे लिए। तो सबसे पहले जो मैं कर चुकी थी, मैंने उस पे फोकस किया, ताकि जो जिस पे मेहनत कम लगेगी उसको पहले मैंने खत्म करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर, क्योंकि इस एग्जाम में थोड़ी डाइवर्सिटी ज्यादा है, आपको एक तरफ क्वांट रीजनिंग भी करना है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस भी पढ़ना है। तो मैंने फेज मैनर में शुरू किया, और पहले मैंने फेज 2 के सिलेबस पे फोकस करना शुरू किया। तो जो स्टैटिक पार्ट होता है, ईएसआई और फाइनेंस और मैनेजमेंट, तो पहले मैंने स्टैटिक को उठाकर उसे एक राउंड 2 राउंड पढ़ा, जस्ट टू गेट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स। पहले मैं फेमिलियर हुई, एंड आई बॉट अ कपल कोर्सेज। उससे मैंने पहले स्टैटिक का जितना भी, मेरी सारी प्रेपरेशन एक्चुअली ऑनलाइन ही हुई, मैं ऑफलाइन कहीं कोचिंग में गई नहीं। ओके। तो जितने भी ऑनलाइन मटेरियल्स थे, पहले मैंने उससे स्टैटिक कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने क्वांट और रीजनिंग देखा कि वो किस लेवल पर आता है, क्योंकि जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है इसका लेवल। तो मैंने वो कंपेयर करने की कोशिश की, और मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट प्रेपरेशन चाहिए क्वांट और रीजनिंग के लिए। तो मैंने थोड़ा बहुत से उसकी प्रेपरेशन करने की कोशिश की। पर वो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चला, क्योंकि बीच में थोड़े बैंकिंग एग्जाम्स भी आ रहे थे, जैसे एसबीआई पीओ था, आईबीपीएस पीओ था। तो मैं इन अपॉर्चुनिटीज को भी मिस नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनका भी एग्जाम दूंगी। तो बीच में थोड़ा सा मेरा ब्रेक हुआ था आरबीआई का प्रेपरेशन, और मैं कंप्लीटली फोकस मैंने करा था क्वांट और रीजनिंग में। तो इससे मुझे फायदा ये हुआ था कि इससे मेरा क्वांट और रीजनिंग का प्रैक्टिस काफी अच्छा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे आगे हेल्प मिली थी आरबीआई के प्रेप में। तो ओके। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रेपरेशन रिज्यूम की 2022 में ही, जिस साल मैंने एग्जाम दिया। मैंने फेब्रुवरी में फिर रिज्यूम किया अपना प्रेपरेशन, एंड मैंने फेज 2 का स्टैटिक पूरा खत्म कर लिया। और मैंने इतने अच्छे से खत्म किया कि अब मैं कभी भी वो मटेरियल उठाऊं तो मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं लगना चाहिए। राइट। एंड एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड फोकसिंग अलॉट ऑन करंट अफेयर्स। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, आई रियलाइज्ड कि करंट अफेयर्स इज द बैकबोन ऑफ फेज 1। और क्योंकि वो 40% है पूरे एग्जाम का, एंड इट्स समथिंग जिसका अगर आप ट्रिक सीख जाते हो कि इसको कैसे पढ़ना है, तो फिर इट कुड बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू हैंडल। राइट। तो जस्ट लाइक एनी अदर एस्पिरेंट, मैं भी बहुत डरी हुई थी करंट अफेयर से। मुझे लग रहा था, क्योंकि आरबीआई का फेज 1 इज वेरी डेटा सेंट्रिक। वो काफी डेप्थ में जाके डेटा पूछते हैं, और बहुत इनडायरेक्ट डेटा पूछते हैं जो डायरेक्टली राइट। उस न्यूज से रिलेटेड भी नहीं होता है। तो वो एक कंफ्यूजन होता है, बट उस कंफ्यूजन को क्लियर करने का वही एक तरीका है कि आप पास्ट ईयर पेपर्स देखें, और उससे पता चलेगा कि वो कितने डेप्थ तक जा रहे हैं। राइट। बिकॉज एक लिमिटेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है। तो राइट। मैंने क्या किया कि मैंने लास्ट ईयर पेपर्स को उठाया। पहले सबसे पहले मैंने ये देखा करंट अफेयर्स में कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हार्डली कोई क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे ऑबिचुअरी हो गए, या फिर स्पोर्ट्स हो गया, स्टेट न्यूज हो गया।
ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी साल एक भी क्वेश्चन ना आए। राइट। तो इसलिए इन टॉपिक्स को सबसे पहले मैंने एलिमिनेट कर दिया और इन टॉपिक्स को मैं नहीं पढ़ के गई थी। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे नेशनल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स अपॉइंटमेंट्स, साइंस एंड टेक, डिफेंस, ये सारे जो टॉपिक्स थे, इसको मैंने सिर्फ पढ़ना शुरू किया। और मैंने अफेयर्स क्लाउड से पढ़ना शुरू किया था, इसका मंथली मैगजीन जो आती है वो मैंने शुरू किया था। और बस मैं अपने टैबलेट पे ही पढ़ती थी वो, तो उसका मेरे पास कोई हार्ड कॉपी या मैं कोई नोट्स नहीं बनाती थी करंट अफेयर्स का। मैं उसको पढ़ के उसमें ही इम्पोर्टेंट डेटा हाईलाइट कर देती थी। और उसके बाद अगर एक राउंड हो गया, फिर दूसरा राउंड में पढ़ती थी उसका तुरंत खत्म करने के बाद। फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करती थी। फिर दूसरी बार खत्म करने के बाद मैं उसका पॉकेट साइज पढ़ती थी अफेयर्स क्लाउड का, तो उससे एक बहुत क्विक रिवीजन होता था, क्योंकि उसमें मोस्टली सिर्फ हेडलाइंस दिए होते हैं। राइट। और उसके बाद फिर अफेयर्स क्लाउड के यूट्यूब चैनल पर उनका Q&A आता है हर दिन, वो मैं कर लेती थी, तो इससे मेरा एक मंथ का पूरा कंप्लीट हो जाता था। राइट। तो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। ऐसे करके मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रही थी अपना। और साथ ही साथ मेरा इधर स्टैटिक कंप्लीट हो रहा था। और हर दिन थोड़ा बहुत मैं क्वांट्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करती थी। इंग्लिश की मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी बिकॉज ऑलरेडी मैं टच में थी इंग्लिश के, तो उसमें मुझे अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। तो मैं क्वांट्स और रीजनिंग करती थी थोड़ा बहुत, मैं बस इतना मेक श्योर करती थी कि मेरा सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाना चाहिए उसमें, उसके वजह से मेरा मतलब कट ऑफ ओवरऑल नीचे नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत डिसेंट अमाउंट में प्रैक्टिस करके जाती थी, बट मेरा ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे ही रहता था, क्वांट और रीजनिंग से ज्यादा फोकस मेरा करंट अफेयर्स पे रहता था। तो फेज राइट। वन तक इट वाज मोस्टली करंट अफेयर्स। एवरी डे आई वुड गिव 3 to 4 hours टू करंट अफेयर्स। राइट। ये सो फेज वन तक का था। ओके। सो हम फेज टू पे भी आएंगे। इनफैक्ट हमें करंट अफेयर्स और जितने भी स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं एग्जाम के, उसके बारे में थोड़ी सीरियस बातें करनी है, बिकॉज काफ़ी डाउट रहता है लोगों का कि इनको बैलेंस कैसे करें। उसके पहले एक क्वेश्चन जो मुझे भी काफ़ी लोग पूछते हैं, स्पेशली वो जिनका जिनका सोशल आई मीन बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि जिन्होंने जिन्होंने मान लो कि बीबीए ले रखा हो ग्रेजुएशन में, या फिर जिनका 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 इकोनॉमिक्स वगैरह हो। क्वांट की जहाँ तक हम बात करें, क्योंकि लेवल इसका पिछले 2 साल में काफ़ी काफ़ी टफ होता जा रहा है। पहले की बात कुछ और थी, आज से 2 साल 3 साल पहले क्वेश्चंस उतने टफ नहीं आते थे। सो वो हैंडल कर पा रहे थे लोग। अब जो लेवल आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और इससे भी ज़्यादा ये कि क्वेश्चंस को फिल्टर करना होता है पहले तो, कि कौन सा डुएबल है कौन सा नहीं है। अगर आपने लगातार ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट किया तो शायद हो सकता है कि आप वहाँ पे फंस जाओ। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन जो पूछना है आपसे वो ये कि जिनका जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, फेज टू के लिए वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो रहे होंगे या होते होंगे, बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। बट फेज वन को फिर वो कैसे, मतलब ये जो हर्डल है ये सबसे बड़ा हर्डल है। फेज वन में अगर नहीं हुआ तो फिर तो बात ही वहाँ पे खत्म है। तो उनके लिए वैसे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि अभी आप हाइंडसाइट में देख पा रही होगी कि आपने जो किया वो आपके लिए कितना ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। इसको और कैसे अच्छे से कर सकते थे, तो अभी अगर आपको किसी को गाइडेंस देनी हो कि आप कैसे स्टार्ट करो ताकि कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स आए। तो जहाँ तक क्यूआरई की बात है, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। इवन तो क्वेश्चन के लेवल्स बहुत हाई जा रहे हैं, बट अगर डायरेक्टली कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा तो वो सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न कभी भी सेम नहीं रह रहा है एवरी ईयर। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न्स ही चेंज हो जा रहे हैं, राइट। स्पेशली क्वांट्स में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चंस हम घर से प्रैक्टिस करके जाएं वो उसमें से कोई भी क्वेश्चन हमें लगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना कर आए थे। वो ऑन द स्पॉट ही हमें फिल्टर करना होगा, ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करना होगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम इस पॉइंट पे बना पाएंगे या नहीं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेसिक्स से ही चलना होगा। इवन तो बेसिक्स के अब क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं क्वांट्स में, लेकिन जो बहुत सिंपल वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, आई थिंक क्वांट्स और रीजनिंग के लिए यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स। तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि बैंकिंग एग्जाम्स की जब प्रिपरेशन लोग करते हैं तो वो बेसिक से ही पहले लेते हैं। जैसे आरआरबी हो गया, उसके थोड़ा सा ऊपर आईबीपीएस पीओ होता है, फिर थोड़ा सा ऊपर एसबीआई पीओ होता है।
तो आई वुड सजेस्ट कि लोग जब स्टार्ट करें प्रिपरेशन इसकी, तो वो आरआरबी के लेवल से स्टार्ट करें और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते तक आरबीआई तक पहुंचे, तो उससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और क्योंकि उसमें प्रैक्टिस हो रही है, तो अगर उनको बेसिक्स पता होगा, तो जब बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट वो फिल्टर कर पाएंगे कि इसमें वो अपने बेसिक क्वेश्चन का एप्लीकेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। राइट। और क्योंकि अब लेवल बहुत टफ हो रहा है, तो इट्स नॉट वेरी वाइज टू एक्सपेक्ट कि हम सारा क्वेश्चंस बना लें या हम 50% क्वेश्चंस बना लें, क्योंकि लेवल की वजह से सेक्शनल कट ऑफ भी अब बहुत कम हो रहा है कौन का। तो हमें बस इतना मेक श्योर करना है कि हम लोग सेक्शनल कट ऑफ को पार कर पाए। और क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स में से एनीवे कोई 2 सब्जेक्ट ही होता है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, जिसको हम टारगेट करते हैं कि ये हमें सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। प्रीलिम्स में ज्यादा मार्क्स लाने का या कम मार्क्स लाने का कोई सेंस नहीं है, बस कट ऑफ पार करना होता है फेज 2 में जाने के लिए। तो जस्ट टू क्लियर द कट ऑफ, हमें बस 2 सब्जेक्ट पे फोकस करके बाकी 2 सब्जेक्ट को हमें मेक श्योर करना है कि इसका हमारा सेक्शनल एटलीस्ट क्रॉस हो जाए। तो क्वांट्स के लिए सबसे पहले बेसिक्स करना बहुत जरूरी है, बिना उसके प्रेपरेशन नहीं हो पाएगी क्वांट्स की। और ये है कि प्रैक्टिस करना, और उसके साथ साथ ये देखना कि वो कॉन्सेप्ट्स कितने जगह अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि अब क्वांट्स बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड हो रहा है। तो जो बुक्स में नॉर्मली हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, इवन कैट के बुक्स में जो क्वेश्चंस देखते हैं उससे मिलता जुलता क्वेश्चन अब नहीं मिलेगा एग्जाम में, द वे दे आर डिजाइनिंग द क्वेश्चंस। तो इस वजह से वो प्रॉम्प्ट रहे उसको लेके, इस वजह से हमें बिल्कुल रेडी रहना होगा कि हम कब कौन सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारे एरियाज हैं जो जितने ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे उतना ज्यादा फायदा हमें एग्जाम में होगा, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ये अप्लाई होंगे ही क्वेश्चंस में, और इन्हीं के थ्रू हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी बात वही, जैसे मैंने बताया कि सेक्शनल कट ऑफ तो कम होगा ही अगर लेवल टफ हो रहा है, तो ज्यादा फोकस ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक्यूरेसी पे रहना चाहिए कि हम कम क्वेश्चंस ही बनाए पर एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। तो जैसे इस बार मैंने काफी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, इनफैक्ट मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने 10 से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि काफी टफ था लेवल। बट क्योंकि एक्यूरेसी, हम जैसे मेरी एक्यूरेसी सही थी, तो जितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे मेरे सारे सही थे, तो इस वजह से मेरा सेक्शनल क्रॉस हो पाया था। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देने के। और अगर टफ लेवल है तो वो सबके लिए होगा, बिकॉज कोई भी पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पे प्रेपरेशन करता है, तो अगर उससे लेवल एक लेवल ऊपर जा रहा है तो वो सबके लिए ऊपर जाएगा। तो इस जस्ट की थोड़ा सा कामली उसको फोकस करना है एग्जाम में कि एक्यूरेसी ना बिगड़े। जितना हम लोग बेसिक्स पढ़ के गए हैं, वी हैव टू नो कि उतने में से ही क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलेगा, कोई नया सोल्यूशन नहीं निकलेगा उसका। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको थोड़ा ध्यान में रखना होता है कौन से रीजन के लिए। राइट। सो वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो कि हम पहले बात कर रहे थे कि स्टैटिक और सीए के कंपोनेंट्स इनको कैसे बैलेंस करें। तो अभी जो एग्ज़ाम होना है 9 जुलाई को, तो उसके लिए तो आई थिंक बहुत देर हो चुकी है, फ्रेश स्टार्ट लेना पॉसिबल नहीं है अब। बट हम एज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम साइकिल सेफ साइड पे रहने के लिए मार्च में मान लेते हैं। अभी तो एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है, बट मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर मार्च में अगर नोटिफिकेशन आती है और एग्ज़ाम अप्रैल एंड में हो या फिर मई फर्स्ट वीक में हो, तो ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको कि नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से करना है प्रिपेयर, ठीक है, तो आपका सजेशन उनके लिए क्या रहेगा कि वो जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम से 10 जुलाई उनको उनको स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, तो वो कब तक स्टैटिक पार्ट को कवर कर लें और कब वो सीए पे अच्छे से फोकस करना स्टार्ट करें, मतलब कि वो तरीका क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले स्टैटिक कर लेना चाहिए, और जिसके लिए 2 से 3 महीने इनफ है। तो वो अच्छे से खत्म कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बस पढ़ के खत्म करना, बल्कि ऐसे खत्म करना कि आप फेमिलियर हो जाए अच्छे से कॉन्सेप्ट से, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करें तो आपका टाइम थोड़ा रिड्यूस्ड रहे उस टाइम में, आपके फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग के कंपैरिजन में। और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पे आना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें इजीली समझ में आ जाएंगे अगर हमारा स्टैटिक ऑलरेडी किया हुआ रहेगा। और हमारा करंट अफेयर्स भी काफी हद तक फाइनेंस सेंट्रिक रहता है, तो जहाँ जितना हम ईएसआई और फाइनेंस का कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा करंट अफेयर्स में।
और मुझे लगता है कि ऐसा होगा अगर कि स्टैटिक को हम लोग पहले करके फिर करंट अफेयर स्टार्ट करें, और कभी कभार बीच में जैसे हर 2 हफ्ते या हर दूसरे वीकेंड पे हम लोग स्टैटिक का कोई एक 3-4 चैप्टर उठाकर उसको रिवाइज कर लें, ताकि हमारा वो फ्लो नहीं टूटे स्टैटिक का। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ के और फिर काफी महीने हम उसको नहीं पढ़ पाए, तो जब बहुत महीने बाद उठाएंगे तो इट विल बी एज गुड एज फर्स्ट रीडिंग। राइट। तो इससे उसको रेगुलरली उसके टच में रहना होगा, पर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि स्टैटिक का ज्यादा यूज फेज 2 में ही होगा। फेज 1 में भी वो लोग कुछ क्वेश्चंस, अब मेरे एग्जाम से तो मैंने देखा था, मेरे एग्जाम में भी फेज 1 में 3-4 क्वेश्चंस थे स्टैटिक के। तो स्टैटिक को फेज 1 के पहले भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, फेज 2 का वेट नहीं करना है। फेज 1 के पहले बहुत ही अच्छे से किया होना चाहिए फेज 2। और करंट अफेयर्स मुझे लगता है 6 to 8 मंथ्स जो होते हैं वो काफी आइडियल होता है। वैसे तो आप 1 साल का भी कर सकते हो, पर अगर 6 to 8 मंथ्स का भी करके जा रहे हो तो वो इनफ होता है। पर 6 to 8 मंथ्स बहुत अच्छे से किया होना चाहिए, काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किया होना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन उठा सकते हैं, जैसे मैंने अफेयर्स क्लाउड मैंने बताया किया था। उसके साथ और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। जीके टुडे है जो कि काफी क्रिस्प रहता है, उसको भी यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ रिविजन। तो इसको यूज करके 6 to 8 मंथ्स का हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स आई वुड सजेस्ट कि हर दिन करना चाहिए। जैसे मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं मंथ एंड में करेंगे या फिर वीक एंड में करेंगे। मुझे लगता है कि हर दिन करना चाहिए करंट अफेयर्स, क्योंकि एक तो हर दिन आपका पढ़ने की आदत हो जाती है करंट अफेयर्स, और वो बहुत डेटा होता है। तो माइंड को ट्रेन करना पड़ता है उतना डेटा याद करने के लिए। इनिशियली बहुत कम डेटा याद हो पाती है, और वो पढ़ते पढ़ते वैसे हम लोग दिमाग को बना लेते हैं कि वो ज्यादा डेटा कम टाइम में याद कर पाए। तो उसके लिए हर दिन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कभी फ्लो टूट जाएगा तो वो बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। अगर स्टार्टिंग में कोई 5 पेजेस कर रहा है करंट अफेयर्स का, तो वो प्रैक्टिस के साथ एक टाइम पे 40 पेजेस करेगा। तो अगर वो गैप आएगा तो वो 40 पेजेस का गैप आ जाएगा 2 दिन में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हर दिन करंट अफेयर्स करें, ताकि हर दिन प्रैक्टिस बनी रहे। करंट अफेयर्स के साथ जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसके उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे एक तरह से हमारा स्टैटिक भी रिवाइज हो रहा होगा और स्टैटिक में एडिशन भी हो रहा होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो करंट अफेयर्स के थ्रू सिलेबस का हमारा कवर हो जाता है, स्पेशली फाइनेंस में और ईएसआई में। तो अगर बैलेंस बनाने की बात है तो सबसे पहले स्टैटिक खत्म करके फिर करंट अफेयर्स पे आना है। और स्टैटिक मुझे लगता है हर दिन रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थियोरेटिकल होता है मोस्टली। तो एक बार राइट। आप अच्छे से समझ जाएंगे तो वो इजीली दिमाग से नहीं निकलेगा। पर फिर यही है कि रेगुलर इंटरवल्स पे उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहें, ताकि जो छोटे छोटे उसके माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो दिमाग से ना निकले, और फिर रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स करें। एंड करंट अफेयर्स के साथ यूजुअली क्यूआरई पेयर किया जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मोनोटोनस नहीं रहता है उस केस में। और मुझे लगता है कि स्टैटिक तो एनीवे थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से हो ही रहा है, तो इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। राइट। इसी सीरीज में नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जो कि बहुत लोग लाइटली लेते हैं स्टार्टिंग में, उनको बाद में इसकी इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वो है न्यूज़पेपर का और पीआईबी का। मैंने भी जितने यूट्यूब सेशंस लिए हैं अभी तक, उसमें मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ कि अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं तो आपका वर्कलोड उतना नहीं रहेगा। आपको एक एक दिन का करना है पीआईबी, करते जाओ। क्योंकि लास्ट में जब मंथ एंड में जब उसकी कंपाइलेशन आती है, वो इतना बल्कि हो जाता है कि फिर वो लेके बैठना, उसको समझना। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि फेज 1 में ही उसका यूज़ आने वाला है, वो फेज 2 में भी हम उसको उसको यूज़ करके काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सो आपके आपके साइड से क्या सजेशन रहेगा बच्चों को कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जो रेलेवेंट आर्टिकल्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा न्यूज़पेपर रीड करना है, उसके हम्म। उसके बाद पीआईबी, इन दोनों को कैसे साथ में लेके चलना है, एंड इसके बारे में थोड़ा बताइए आपकी कितना इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहाँ कहाँ इसका यूज आता है। मैंने पीआईबी वेबसाइट से तो नहीं करा था, मैं भी उसका कंपाइलेशन ही देखती थी। पर क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कीम साथ साथ कर रही थी, थोड़ा बहुत मैं कर रही थी, तो उसकी वजह से मेरा एक तरह से पीआईबी भी टच में रहता था। और अफेयर्स क्लाउड में गवर्नमेंट स्कीम्स का एक अलग सेक्शन है, तो ओके। वो डेटा भी वो पीआईबी से ही उठाते हैं।
तो अगर आप कोई भी कंपाइलेशन भी कर रहे हैं तो फिर एक तरह से आप पीआईबी ही पढ़ रहे हैं। पर फिर वही है कि उसमें भी आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत डेटा होता है। तो अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके वो हर दिन करना चाहिए। पर मैंने पीआईबी एज सच नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसकी कंपाइलेशन को ही रेफर किया था। और न्यूज़पेपर मैंने फेज 2 के बाद फुल फ्लेज पढ़ना शुरू किया था इंटरव्यू के लिए। लेकिन उससे पहले मैं यूट्यूब पे एडिटोरियल्स की वीडियो देखती थी। उससे दो फायदे होते थे। एक तो आप एडिटोरियल्स देख रहे हो तो जो भी मतलब क्योंकि यूजुअली यूट्यूब पे वो फाइनेंशियल एडिटोरियल को उठाता है, हम्म। जो कि अच्छी चीजें हमारे लिए काफी रेलेवेंट हो जाती है वो। तो एक तो आपका वहां पर नॉलेज बढ़ा, और दूसरी बात की उससे इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि उस एडिटोरियल का जो ग्रामर है, जो वर्ड सिलेक्शन है, उससे बहुत हेल्प मिलती है हमारे फेज 1 के इंग्लिश में भी। तो वो एक मतलब डबल एज स्वॉर्ड का काम करता है अगर आप एडिटोरियल की वीडियो देख रहे हो। और सबसे अच्छी बात है कि आपको वो एडिटोरियल बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं क्या करती थी कि अगर वो वीडियो 20 मिनट का है एक एडिटोरियल का, तो मैं उसको 2x पे चलाती थी। तो मेरा एक एडिटोरियल 10 मिनट में ही हो जाता था। तो उससे न्यूज़पेपर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि एडिटोरियल, एक तो वो हो जाता था। और क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन पढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने न्यूज़पेपर को फेज 2 तक रेफर नहीं किया था। मैंने इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर रेफर करना शुरू किया था। तो अगर किसी के पास टाइम है, अगर वो 1 साल का टाइम लेके चल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी सेफ टू गो फॉर पीआईबी एंड न्यूज़पेपर। वो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं के पास टाइम कंस्ट्रेंट है, अगर किन्हीं को 5 या 6 महीने में ही तैयारी करनी है, तो उनके लिए भी एक सेफर ऑप्शन है टू गो फॉर पीआईबी कंपाइलेशंस एंड अदर सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स, जिसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी रहते हैं। ओके। इसमें अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉक्स को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेना चाहिए। सही टाइम होता है उसका स्टार्ट करने का, क्योंकि आपकी आपकी प्रैक्टिस इस बात पे डिपेंड करेगी। आई मीन अगर आप मॉक देते हैं आपको रियलाइज होगा, वो रिफ्लेक्शन आती है अंदर से कि मैंने जो भी पढ़ा है क्या मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ। या जितने भी क्वांट के चैप्टर्स, रीजनिंग के चैप्टर्स मैंने पहले सॉल्व कर रखे हैं, क्या एग्जाम वाले सिचुएशन में मैं उसको कर पा रहा हूँ। तो एक तो पहले मॉक्स की इंपॉर्टेंस आप ऐसे खुद से बताओ, और जो अभी एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए भी हम आपसे इसको लेकर सजेशन मांगेंगे। एंड जिनको नेक्स्ट ईयर देना है तो उनके लिए भी आप थोड़ा सा बताओ कि मॉक्स को कब स्टार्ट करना चाहिए और इसको किस तरीके से हैंडल करना है, सो दैट मैक्सिमम आउटपुट निकले वहाँ से। मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट तभी स्टार्ट करना चाहिए जब आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो चुकी है, क्योंकि अगर आप बीच में स्टार्ट करोगे, आपका मार्क्स कम आएगा और फिर आप नर्वस हो जाओगे। और मुझे लगता है कि जहां पर नर्वस हो जाएंगे हम लोग, तो उधर तैयारी यहाँ पर होना शुरू हो जाती है। तो मैंने बीच में कभी भी मॉक अटेम्प्ट नहीं किया। आई वॉज टोटली फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द फाउंडेशन, कि मैं पहले पूरा स्टैटिक और जितना भी है कुछ सब खत्म करके मैंने एक मॉक अटेम्प्ट किया था आरबीआई के लिए स्पेसिफिकली, और मैं बहुत डर गई थी वो देने के बाद। तो उसके बाद फिर मैंने काफी दिनों तक नहीं दिया था कोई भी दूसरा मॉक। पर क्योंकि मैंने बताया था मैं बैंकिंग का भी इधर प्रेप कर रही थी, तो जब मैंने आईबीपीएस पीओ के मेंस के लिए मैं मॉक्स दे रही थी, तो उस उसके थ्रू मुझे काफी मतलब मुझे पैटर्न में थोड़ी सी सिमिलैरिटी लगी। तो उसकी वजह से मेरा एक फ्लो बना रहता था। तो आरबीआई का डायरेक्टली मैंने मॉक्स एक्चुअली नहीं दिया है कभी भी। वो एक ही दिया था, और वो इतना डरावना था, उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन क्योंकि बैंक्स का मैंने काफी दिया था, बहुत ज्यादा दिया था मैंने मॉक्स, तो उसकी वजह से मैंने दो फायदे देखे थे। एक तो आपका वो सबसे बड़ा प्रेशर रहता है कि टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट करना है क्वेश्चन को, वो प्रेशर कम हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है कि हमें कम टाइम में ही इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा ये होता है कि हमें क्वेश्चंस फिल्टर करना आ जाता है कि कौन से क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना है। क्योंकि एक तो डाउट रहता है दिमाग में कि हमें तो सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, या जितना ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस करके जाने हैं। पर जब हम एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं, तब हमको रियलाइज होता है कि हमें बस एक कैलकुलेटेड तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड करना है, कि हम कितना क्वेश्चंस कर लें ताकि हम एक सेफर साइड पे रहे, हमारी थोड़ी सी मार्जिन रहे कट ऑफ से। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल देख के एक आइडिया लग जाता है कि
अगर हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करें, हमें ऑलरेडी कट ऑफ पता होता है लास्ट ईयर का, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल देख के समझ में आ जाता है कि ये लास्ट ईयर से इजी लग रहा है या टफ लग रहा है या सिमिलर लाइंस पे है। तो उस हिसाब से एट दैट मोमेंट ओनली हमें कैलकुलेटेड गेस करना होता है कि मैं इतने इतने क्वेश्चंस भी अगर बना लूं तो आई वुड बी ऑन अ सेफर साइड। ये चीज को इजी बना देता है मॉक्स। अगर आप पहले से मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है डिसाइड करने में कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कितना टाइम में कितना क्वेश्चंस बना लेना है, वो सारी चीजें मॉक से खत्म हो जाती है। बिकॉज आप ऑलरेडी उस एनवायरमेंट में रह चुके हो, आपको पता है कि जब टाइम चल रहा होता है और मतलब काउंटडाउन चल रहा होता है तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप ऑलरेडी फेमिलियर हो उस चीज से। तो ये बहुत बड़ा फायदा है मॉक का। तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। और अगर एक मॉक खराब हो रहा है तो उसे डर के मॉक टेस्ट बंद नहीं कर देना चाहिए। ये एक मेरा बहुत बड़ा सजेशन रहेगा जो मैंने किया था। पर हाँ, वो नहीं करना चाहिए। मॉक टेस्ट आप देते रहे, पर ये जरूर है कि एक बार आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं कि मेरी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट, फिर ही मॉक टेस्ट दें। उसी के बाद मतलब बनता है मॉक टेस्ट देने का। अगर आप आधी तैयारी में देंगे तो आप एनीवे ज्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी सीख ही रहे थे। मॉक टेस्ट राइट। कंप्लीट तैयारी के बाद देने पे पता चलेगा कि अब तैयारी में कहाँ कमी रह गई है और अब कहाँ कहाँ मुझे करेक्शन करना है। और जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं हम लोग, जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी हमें ये देखना है कि सिर्फ ऐसा नहीं देखना है कि हाँ ठीक है मेरे इतने मार्क्स आ गए। मैं क्या करती थी कि जब मैं मॉक सॉल्व करती थी बैंक्स के लिए, मेंस के लिए, तो मैं उसमें सारे क्वेश्चन में फिर देखती थी कि मैं दो चीज देखती थी। एक तो देखती थी कि जो मैंने सही बनाया वो मैं और जल्दी तरीके से बना सकती थी या नहीं, और जो मैंने गलत बनाया है उसका क्या सोल्यूशन था। तो उस मॉक को एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देने से। उस मॉक को जब तक एनालाइज नहीं करेंगे तब तक वो आगे के मॉक में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जहां जहां गलती हुई है उसको देखना बहुत जरूरी है कि, और उन सेक्शंस मॉक में ये देखना जरूरी है कि क्या ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहां पर हम लोग फंस रहे हैं, या पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग हर मॉक में फंस रहे हैं। तो ये सारी बहुत अच्छे आइडियाज निकलते हैं मॉक से। और मतलब एक बेसिकली हमारा जो भी कमी रह रहा है एग्जाम में प्रेपरेशन में, वो मॉक टेस्ट से ही पता चल पाता है। तो आई थिंक कि 2 to 3 months बिफोर द एग्जाम मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी सेफ टाइम और मॉक टेस्ट देना चाहिए। और उससे मॉक टेस्ट दे के फिर उसको एनालाइज करना इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। आई एम श्योर कि इससे काफ़ी सारी इंसाइट मिली होगी बच्चों को। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, वो उनके लिए जिनको कि अभी 9 जुलाई का एग्ज़ाम देना है। बहुत कुछ उन्होंने रीड कर रखा है। बहुत सारे डाउट्स अभी एग्ज़ाम में माइंड में चल रहे होते हैं एग्ज़ाम को लेके, कि जो मैंने आई मीन स्टडीज़ की है, जो मैंने प्रैक्टिस की है, क्या वो सफिशिएंट है। लाइक आप भी आपने भी लास्ट ईयर दिया है एग्ज़ाम, ये काफ़ी थॉट्स ऐसे आते रहते हैं दिमाग में। तो उनको थोड़ा काम करने के लिए थोड़ा आप ऐसे अपने अपने साइड से सजेस्ट करो, कि जो बाकी के बचे दिन है, हार्डली 9 और 10 डेज, उनको क्या करना चाहिए अभी, सो दैट वो खुद को अच्छे से हैंडल कर पाए एंड एग्जाम में जाके वो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाए। तो हाँ, ये आई थिंक इस फीलिंग से तो कोई नहीं बच सकता है। ये जो नेगेटिव फीलिंग है ये किसी, और बात ये है कि कोई भी एस्पिरेंट हो, ही और शी इज नेवर श्योर कि उसका प्रेपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। एग्जाम के दिन तक ऐसा लग रहा होता है कि जितने टॉपिक्स हम पढ़ के गए थे उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, और जितने टॉपिक्स हम छोड़ के आए सिर्फ उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। ये एक बहुत कॉमन थॉट है जो आई थिंक हर एस्पिरेंट में आता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एस्पिरेंट ऐसा होगा जो बहुत खुशी खुशी तैयारी कर रहा होगा या जो बहुत कॉन्फिडेंट होगा कि मेरा तो निकल ही जाएगा एग्जाम। एक डाउट तो डेफिनेटली रहता है। तो पहली बात तो ये है कि ये ध्यान रखना है कि इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जस्ट बिकॉज आप तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस हैं उस तैयारी को लेके, इसलिए आपको वो डाउट आ रहा है। बिकॉज आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट निकल जाए, और इसलिए आपको वो थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, एक डर आ रहा है कि व्हाट इफ नहीं हुआ। बट जस्ट बिकॉज वो थॉट आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ही होगा। एक तो वो चीज है, और दूसरी बात ये है कि मैं ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। मैंने देखा है कि नर्वसनेस में कैसे क्वेश्चंस बनना बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए टू काम वन सेल्फ, कि अगर मैं इस पॉइंट पे आके नर्वस हो जाऊं तो मेरा आगे का रिजल्ट मतलब खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि रिजल्ट
आना नहीं आना इज नॉट कम्प्लीटली इन आवर हैंड्स। वो एक पॉइंट के बाद तो हमें नहीं पता होता कि रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन एटलीस्ट हम लोग इतना कर सकते हैं कि अपने एंड से हम लोग पूरा परफॉर्मेंस दे सकते हैं जितना हम सोच के गए थे। तो एग्जाम हॉल में बैठ के अगर हम लोग नर्वस होंगे तो ज्यादा चांस है कि हमारा मे बी रिजल्ट फेवरेबल ना हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस एक्यूरेसी बिगड़ जाती है और नर्वस होने की वजह से मतलब ओवरऑल हमारा टेम्परमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग फोकस नहीं कर पाते ठीक से। तो ये मान के चलना है कि अगर रिजल्ट आती है बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी आती है तो इट्स ओके, बिकॉज ये प्रेपरेशन आपको और फिर नेक्स्ट प्रेपरेशन में भी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप वर्स्ट सोच के भी चल रहे हैं तो उसको भी, उसमें भी आप एक अगर पॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर दें कि अगर मेरा नहीं भी होता है तो भी मुझे इसका फायदा कहीं ना कहीं और दिखेगा, तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है और उन्हीं सब में से कुछ लोगों का रिजल्ट लकीली निकल जाता है, तो ये मान के चलना है कि इट्स नॉट समथिंग जो कि आपके प्रेपरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट्स जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, ये बस हो रहा है सबके साथ। और इसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना है और इसको हावी नहीं होने देना है। अगर नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू कीप वनसेल्फ बिजी इन प्रेपरेशन। और अभी जो एग्जाम आने वाली है 10 दिन में, तो अब क्योंकि अभी सब सारे एस्पिरेंट्स ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं, अभी ना सोचने का कुछ रहता है, दिमाग में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है। तो जो डर भी है उसको हटाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप कुछ भी उठा लो और अब बस पढ़ते रहो। और अब बस 10 दिन है तो अब बस पढ़ना ही पढ़ना है। और बस ये देखना है कि इस 10 दिन में कुछ ऐसा नहीं करना है आउट ऑफ नर्वसनेस या फिर एंजाइटी कि वो आपका पिछले 10 महीने का हैम्पर हो जाए प्रेपरेशन। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है, थोड़ा सा दिमाग को ट्रिक करना है, थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करना है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, और उसके बाद तो फिर रिजल्ट आ ही जाएगा। तो बस कुछ महीने तक और इस चीज को कंटिन्यू करना है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट। आपने काफ़ी यूजफुल इंसाइट्स दिए हैं। आई एम श्योर कि उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड मेरे साइड से भी ये सजेशन रहेगा, जो लोग भी एग्ज़ाम देने देने वाले हैं, अब आपने जो भी रीड किया है, अब कुछ नया मत पढ़ना अभी। मॉक्स हो सकता है आप एक दो दे लो, उसको उसको अच्छे से एनालाइज करना और काफ़ी शांत दिमाग से जाओ, क्योंकि जितना नर्वस आप होगे आपके कंपटीशन को उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से जाओ एग्ज़ाम देने। बाकी जो होगा रिजल्ट के बाद देख लेंगे। ठीक है। स्नेहा, थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम निकाला। आपके इंसाइट्स काफ़ी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। एंड बच्चों को काफ़ी फायदा होगा, ना सिर्फ उनको जिनको कि अभी एग्ज़ाम देना है 9 जुलाई को, जो नेक्स्ट ईयर को भी टारगेट कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला है इस वीडियो से। सो उसके लिए थैंक्स। आई होप कि थैंक आपका यू सर। टाइम वहाँ पे आरबीआई में काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा, आगे आप और भी अच्छा करो। ठीक है। थैंक यू। तो थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।